देखिए दोस्तों, हम दक्षिण भारत की नदियों का अध्ययन कर चुके हैं। तो अब आती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे पहले अध्ययन करेंगे नर्मदा नदी तंत्र। हम जानते हैं नर्मदा नदी तंत्र जो है मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है। नर्मदा शब्द का अर्थ होता है खुशी की दाता। यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश में एक जगह है, एक जिला है जिसका नाम है अनूपपुर। अनूपपुर जिले में पहाड़ियाँ हैं, यानी अमरकंटक पर्वत है। उस अमरकंटक पर्वत की पहाड़ियों से नर्मदा नदी जो है वो निकलती है। उन पहाड़ियों में एक पहाड़ी है जिसका नाम है मैकाल श्रेणी, जो कि 1051 फीट की ऊंचाई से निकलती है। नर्मदा नदी तंत्र भारत के 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और फिर गुजरात में बहती है और जाकर के अरब सागर में जो है वो मिल जाती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली यानी बहते हुए खंबात की खाड़ी में आइस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जैसे जो दक्षिण भारत की नदियाँ थीं वो आइस्चुरी का निर्माण नहीं करती थी, वो डेल्टा का निर्माण करती थी। अच्छा, इसके बारे में भी अध्ययन कर लें, ये आइस्चुरी और डेल्टा क्यों बनाती हैं। जो हमने दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ी थी, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ पढ़ी थी। तो ये नदियाँ और आगे भी पढ़ेंगे, कृष्णा कावेरी वगैरह। उन नदियों की बात करें, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी वो डेल्टा का निर्माण इसलिए करती हैं क्योंकि वहाँ से जो पहाड़ों से बहती हैं और पहाड़ों से बहने के बाद जो मिट्टी जो है अपने साथ बहाकर लाती हैं और वो लाने के बाद अपने मुहाने पर जो है वो इकट्ठी कर देती हैं। तो इसीलिए वहाँ डेल्टा का निर्माण हो जाता है। नदी बहती हुई आ रही है, बीच में पानी मिट्टी इकट्ठी हुई, तो जो मिट्टी है वो कुछ इस शेप में इकट्ठी होगी। देखो आपको बताएं, ये नदी बहती हुई आ रही थी, अपने साथ में ला रही थी मिट्टी। तो मिट्टी लाएगी तो आपने देखा होगा कहीं छोटा छोटा बहता हो, जलुल बहता होता बरसात में, तो मिट्टी जब पानी बहता है तो मिट्टी इसके ऊपर इकट्ठी होने लगती है। इसे पानी इधर उधर बहता रहता है तो मिट्टी ये बहती रहती है। अब यहाँ तो नदियाँ हैं, तो नदी तो बहुत ज़्यादा जगह में बहती हैं। और फिर वो जब किसी, जैसे मान लो अरब बंगाल की खाड़ी में मिल रही है, तो वहाँ पर वो बहुत बीच में जैसे ज़्यादा सा एरिया कवर कर लेती हैं और उस एरिए में जो है त्रिभुजाकार का एक जो है जगह का निर्माण कर देती हैं। अब ये काम लगातार यानी कंटिन्यू होता रहता है। तो यहाँ बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। किसी समय ऐसा होता है कि यहाँ मिट्टी ऊपर हो जाती है, नदी 2 धाराओं में बट जाती है, इधर के लिए और इधर के लिए। तो यहाँ पर ये इतना एरिया बन जाता है कि कहीं कहीं पर तो लोग यहाँ रहने लगते हैं, कहीं कहीं यहाँ लोग क्या रहने लगते हैं और बन जाता है वो डेल्टा। अब इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत की नदियों में ऊपर से बहती हैं, धारा तेज होती है, तो अपने साथ में मिट्टी वगैरह कंकड़ पत्थर वो ले आती हैं। अब आप कहोगे दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा नदी तंत्र है या जो बंगाल अरब सागर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और ये करती हैं एस्चुरी का निर्माण। रीजन इसका ये होता है क्योंकि जो नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, तो आप जानते हो दक्षिण भारत की तुलना में जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये अब भूगोल की बात करें स्टार्टिंग से तो ये अधिक ज़्यादा पुराना है। और ये जो है ज़्यादा पुराना होने के कारण जो इस तरह से बनता है अपना भारत का नक्शा, और ये इस तरह से जाता है, तो इसमें ये जो एरिया है ये अधिक अधिक पुराना है और ज़्यादा पुराना होने के कारण कैसा है, ये बहुत कठोर है। आपने जैसे पढ़ा होगा वो गोंडवाना लैंड वगैरह जो था और एक लारेसिया जगह मिला था, तो यहीं पर जो है ये मिला जा करके, तो ये जो एरिया था ये ज़्यादा पुराना था। तो ये भाग अधिक कठोर है, ये अपने साथ में मिट्टी नहीं ले जाती हैं और न मिट्टी ना ले जाने के कारण यहाँ जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती, ना ये वाली और ना ये वाली। तो ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आप समझ गए होंगे कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं और कौन सी नदियाँ जो है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बता दें, जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं ये सतत वाहिनी है। कैसी हैं? सतत वाहिनी। और जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं यानी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ये सीजन पर बहती हैं। कब बहती हैं? सीजन पर बहती हैं
और उसके बाद में जो है ये उनका पानी किसी का बहुत कम हो जाता है या कोई कोई छोटी नदियाँ हैं वो बहना बंद कर देती हैं। रीजन यहाँ ग्लेशियर वगैरह पिघलता रहता है तो ये बहती रहती हैं। और यहाँ तो कोई ग्लेशियर नहीं है तो यहाँ पर बहने क्या है कि बरसात के मौसम में ये नदियाँ ज़्यादा तेज़ बहती हैं, पानी बह जाती हैं तो छोटी छोटी नदियाँ जो गर्मियों के मौसम में सूख जाती हैं। और एक बात कहें, यहाँ की नदियाँ जो है वो अपने साथ मिट्टी का बहाव ले जाती हैं, परंतु ये अपने साथ में मिट्टी का बहाव नहीं ले जाती हैं। ये भी एक कारण है कि उत्तर भारत की नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, समझ गए आप एस्चुरी कैसे बनती है और डेल्टा कब बनता है, ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए कहाँ पे थे हम लोग कि यह जो है मैकाल की श्रेणी से निकलती है, 1058 फीट की ऊंचाई से निकलती है। ठीक है, 3 राज्यों में बहती है ये नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। यहाँ पर थे। नर्मदा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो ये 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में तवा तवा महत्वपूर्ण नदी रहेगी। इसकी सहायक नदी शक्कर, दूधी, हिरन, बारना, मान आदि प्रमुख है। किसी भी नदी की सहायक नदी की बात करें तो अगर वो मुख्य नदी है तो उसकी बहुत सहायक नदियाँ होती हैं, लेकिन हम जो मुख्य सहायक नदी होती हैं उसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो इसकी सहायक नदियाँ मुख्य कौन कौन सी रहेंगी? तवा, शक्कर, दूधी, हिरन, बारना, मान आदि। और भी नदियाँ हैं इसके बारे में देखिए। ये मैप सा बना हुआ है, हल्का सा देखिए। जैसे यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं, मध्य प्रदेश में जो अनूपपुर जिले से निकलती हैं। यहाँ से निकली नर्मदा नदी आगे जो बनेगी तो इसमें बारना नदी मिलेगी। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है कि बारना नदी कहाँ से निकलती है, किस जगह, ये चीज़ ठीक नहीं है। इतना ध्यान रखो कौन कौन सी सहायक नदी है। तो ये है बारना नदी मिलती है। आगे चलकर इसमें एक नदी मिलती है, इसका नाम है शेर नदी मिलती है। शक्कर नदी, दूधी नदी, तवा नदी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यह इसकी सबसे मुख्य सहायक नदी है, तवा नदी। मान, हिरन, ये इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी तवा नदी है। इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे कि तवा नदी जो है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से स्थित महादेव पहाड़ी से निकलती है। ये मुख्य नदी है तो इसको ध्यान रखना कि किससे निकलती है, तो महादेव पहाड़ी से निकलती है। तो ये नर्मदा नदी तंत्र हो गया। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा और है वो भी ध्यान रखिएगा। इस नदी पर जो महत्वपूर्ण बात है वो बता दे रहे हैं। जलप्रपात बनाए गए हैं वो ध्यान रखना। कपिल धारा जलप्रपात एवं दुग्ध धारा जलप्रपात, ये 2 जलप्रपात हैं जो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो भेड़ाघाट में, जबलपुर जिले में भेड़ाघाट एक जगह है, वहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बनाया गया है। किस नदी पर बनाया गया, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। एक क्वेश्चन आता है सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये महेश्वर में है, जो खारगोन एक जिला है उसमें महेश्वर जगह पर जो है सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उत्तर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात करें तो यहीं पर एक नदी और आती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में देखिए, मैप बना हुआ है, देख सकते हैं। ये महाराष्ट्र में एक जगह है, पर्वत है महाबलेश्वर पर्वत, जो पश्चिमी घाट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी घाट में पड़ता है। वहाँ से निकलकर ये किस किस राज्य में बहती है? यहाँ से महाराष्ट्र निकली, कर्नाटक में बहेगी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहने के बाद ये किस नदी किस में मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो है 1400 किलोमीटर लंबाई है। कृष्णा नदी की लंबाई जो है वो 1400 किलोमीटर है। बात करें तो यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी थी गोदावरी नदी, अभी उसका अध्ययन नहीं करा है, करेंगे, इसको डिटेल से अध्ययन करेंगे। ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ इंपॉर्टेंट रहती हैं, पूछ लिया जाता है कि कौन सी किसकी सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ जो है भीमा, कोयना, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा एवं मूसी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये देख रहे होंगे, भीमा, मूसी उधर से बह रही हैं और ये इधर से। अब ये नदी देखो इधर से इधर के लिए बह रही है, तो इसका दायां भाग ये वाला हो जाएगा और बायां भाग ये वाला हो जाएगा और दायां भाग ये वाला हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है आपको।
उधर से बाएं ओर की नदियों से कौन सी मिल रही है, तो भीमा और मूसी, और दाईं ओर से बने तो कोयना, घाटप्रभा, मालपुरा, तुंगभद्रा, ये नदियाँ मिलती हैं। अब देखिए बात करें तो कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया, आपको ये भी ध्यान रखना है, नागार्जुन बांध, जो है तेलंगाना नदी पर स्थित है। किस पर है, तेलंगाना राज्य पर स्थित है। इसी कृष्णा नदी पर बनाया गया। देखो याद रखना है आपको, कृष्णा नदी पर, यानी क्वेश्चन आता है नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है, नहीं ध्यान रहता है तो इसको ध्यान रखिएगा। कृष्णा, नागार्जुन, यानी नांग और अर्जुन, अर्जुन किसके मित्र थे, तो श्री कृष्ण के स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है नागार्जुन जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। एक बांध और आता है अलमाटी बांध, जो कि कर्नाटक में स्थित है। ये कृष्णा नदी पर स्थित है। आज इसको जो नाम है वो लाल बहादुर शास्त्री के बांध के नाम से भी जाना जाता है। श्रीशैलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिला है, क्या नाम है, कुर्नूल जिला, उस पर स्थित है। और यह तेलंगाना महबूब नगर की सीमा पर स्थित है। मतलब जैसे कोई जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा है, तो आंध्र प्रदेश का जिला है कुर्नूल और तेलंगाना का जिला है महबूब नगर, उसकी सीमा पर स्थित है श्रीशैलम बांध। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसके बारे में हम जरा अभी नदियों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट बात बताएं तो मूसी नदी के तट पर एक शहर स्थित है, वो भी ध्यान रखना है। जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तुंगभद्रा नदी है, ये दो नदियों से मिलकर बनी है, तुंग एवं भद्रा। ये निकलकर नदी, जैसे तुंग और भद्रा संयुक्त रूप होता है तो इसको तुंगभद्रा नाम से जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है।